sir. नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम HCFI। मैं कृष्ण चावला, आपका दोस्त और आज के इस 96th नॉन स्टॉप सेशन का होस्ट सभी देखने सुनने वालों को आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं टेक्सटाइल मार्केट एसोसिएशन के लोगों को, NGOs का, HCFI के मेंबर्स का और मार्केट एसोसिएशन के साथ साथ RWS का, जो हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं। आज का सेशन दो भागों में ना रहकर एक ही भाग में रहेगा, जिसे डॉक्टर अंजलि अग्रवाल लेंगी और पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशन पर आज आपसे हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब कोविड रहा तो सबसे ज्यादा अटैक लंग्स पर पड़ा, फेफड़ों पर पड़ा, और दवा के साथ साथ जब तक उनको रिहैबिलिटेट ना बाद में किया जाए, एक्सरसाइज ना की जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनका वापस दोबारा से शेप में आना थोड़ा मुश्किल है। अभी तक लोग सेकंड वेव के बाद भी इसकी चर्चा करते हैं और अक्सर हर सेशन में कोई ना कोई प्रश्न ऐसा आता है कि मुझे अभी भी सांस लेने में दिक्कत होती है, मेरा सांस फूलता है, मुझे चलने पे दिक्कत आ रही है, और ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे दोबारा से अपनी पुरानी शेप में आ जाऊं। इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी को 2 दिन बाद हमारे यहाँ होली का त्योहार रहेगा, उस होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ इस अवसर पर मैं याद कर रहा हूँ अपने स्वास्थ्य गुरु डॉक्टर के अग्रवाल को, जो इस सेशन के निर्माता थे और जिन्होंने ये वेडनेसडे प्रोग्राम हेल्थ एजुकेटर्स के लिए बनाया था विशेष। मुझे याद है जब लास्ट ईयर हम लोग किसी होली के त्योहार पर हमारा सेशन हुआ था तो हमने चर्चा की थी रंगों की। हर रंग कुछ कहता है। आज मेरे दिल में फिर वही विचार आ रहा है कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब हमें कहते थे कि हमारे शरीर में 7 चक्रों के साथ 7 रंगों का किस प्रकार मिलन है। शरीर के किसी न किसी भाग के साथ किसी न किसी रंग का मिलन है, कोई ना कोई कनेक्शन है। तो आज इस प्रोग्राम के आरंभ करने से पहले मैं अपने स्वास्थ्य गुरु डॉक्टर के अग्रवाल, जिनके साथ मेरा बहुत नजदीकी संबंध रहा है और आपका भी रहा है, उन्हें याद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आइए उनकी याद को अपने मन में ताज़ा किए हुए आज के इस सेशन के आगे बढ़ाएं। और उन्होंने जो हमें ड्यूटी दी थी, मैं तो इसे एक कर्तव्य समझ करके, उन्होंने मुझे कहा था कि शो मस्ट गो ऑन, तो मैं उसका शो जहां तक संभव हो अपने उससे चला रहा हूँ। इस सेशन को या इस आदेश को उनके पूर्ण करने के लिए या उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं अकेला कुछ भी नहीं। मुझे आप जैसे हेल्थ एजुकेटर्स का, डॉक्टर्स का अगर साथ मिलता रहा तो ये कारवां चलता रहेगा, अन्यथा इसका एंड आप जानते ही हैं। तो मैं आप सबसे इस अवसर पर सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और कुछ नहीं तो इसमें पार्टिसिपेट करने की आशा करता हूँ। आइए आज उस अपनी पवित्र आत्मा को याद करते हुए, जिन्होंने हमें एक ये इतना अच्छा संयुक्त परिवार दिया जिसमें हम हमेशा ही मिलते रहे और मिलते रहेंगे, आशा ऐसी ही है भगवान से, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अंजलि अग्रवाल को आज के इस सेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप जानते ही हैं डॉक्टर अंजलि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बार बार मैं उनके बारे में क्या बताऊं, हमारी रेगुलर स्पीकर हैं, हमारी हेल्थ एजुकेटर की टीम की फैमिली की मेंबर हैं। यूके से इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया है, वहां पर भी काम किया है, इंडिया में भी आकर भारत में काम कर रही हैं। इनकी विशेष उपलब्धियां हैं, इन्हें काफी अवार्ड मिले हैं, और ये हर वक्त जब भी हम इन्हें याद करते हैं, ये हमारा जो आमंत्रण है उसे स्वीकार करके हमारे इस कार्यक्रम को दिशा देती हैं, हमारे गाइड करती हैं और हमारे हेल्थ एजुकेटर्स का मनोबल बढ़ाती हैं, ताकि वो आने वाले समय में अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवार का और अपना ध्यान रख सकें। तो अधिक न कहता हुआ, डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, इट्स ओवर टू यू. Please take over and start the session. Welcome to this 96th session of HCFI. Thank you, Chawla ji. Good afternoon, SCFI. Thank you, Dr. Krishna Agarwal, and everybody, members of SCFI team members, जो हमारे को every Wednesday हम लोग मिलके काफी new learnings carry forward कर रहे हैं अपने ये health educating program के थ्रू। आज का जो विषय है काफी इम्पोर्टेंट है। इसको हम पल्मोनरी रिहैब के द्वारा काफी सारे मैसेजेस काफी सारे पेशेंट्स को देंगे, जो इस दौरान जब हम कोविड से पार पा चुके हैं, बट काफी सारे लोग हैं जिनको काफी तकलीफ हो रही है
ब्रीदिंग में, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, क्योंकि वो सांस लेके और सांस लेने में उनकी काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आई जस्ट शेयर माय स्लाइड नाउ। ठीक है। सो व्हाट इज पल्मोनरी रिहैब? हमने अक्सर देखा है कि हमको चोट लगती है या बैक में पेन हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, तो हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपनी एक्सरसाइजेस पूछते हैं कि हमें बैक पेन में हम क्या करें जिससे हमारा बैक पेन में कमी आ जाए, या हम फिजियोथेरेपिस्ट से ये पूछते हैं कि हम अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं ओल्ड एज में, जीरियाट्रिक एज में, इन प्रेगनेंसी टाइम। तो काफी सारी फिजियोथेरेपी की स्पेशलिटी हम पेन मैनेजमेंट में करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल में करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसन डिजीज है और डिमेंशिया है, इसमें यूज करते हैं। बट अक्सर हम लोग ये जो वर्ड है पल्मोनरी को खास तौर पे नहीं सुनने में आता है। अपने देशों में, कई सारे देशों में पल्मोनरी काफी तर हम लोग नहीं सुन पाते हैं। व्हाई वी डोंट लिसन टू दिस टर्म इज बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक ब्रांच एंड इज वेरी यूनिक सेट ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं। जैसे हमने बचपन में सुना होगा, छोटे बच्चों को एस्मा होता है, लॉन्ग डिजीजेस लाइक सीओपीडी, जिस क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं और जिनको बहुत सारे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने की आदत है, और जिन शहरों में बहुत पोल्यूशन है वहां पे काफी तर ये पेशेंट्स पाए जाते हैं जिनको सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो ये सारी जो लंग डिजीजेस हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होते हैं। इन फिनोमेना को टॉलरेट करके अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ को अच्छे से करते हुए, इंक्रीजिंग द एक्सरसाइज कैपेसिटी ऑफ आवर लंग, हम इसको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का नाम देते हैं। एंड इट हैज बीन प्रूवन दैट people who underwent a 8 weeks program of pulmonary rehab, उनका जो lung function has improves 30% than those who have never done a pulmonary rehab. तो मेरे पास काफी सर पेशेंट्स आते हैं जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, या अभी कोविड के बाद काफी लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस हो रहे हैं। सो all these pulmonary rehab has been a greatest boon for these patients. So हम ये आगे जाके सुनेंगे ये प्रोग्राम में होता क्या है, what do we do actually. So what are the aims of the pulmonary rehab? The main aim is हम इससे अपनी जो डिसेबिलिटी है, हैंडीकैपनेस है, ये क्रॉनिक लंग डिजीजेस के कारण हम उठ के चल के किचन में जाने में भी हमारी सांस फूलती है, कुछ लोगों को सीढ़ी चढ़ने में भी सांस फूलती है, या घर के काम करने में भी सांस फूलती है, बात करने में सांस फूलती है, लॉन्ग गाना गाने में भी सांस फूल रही है। तो ये सारी चीजों की तकलीफ हम कम कर देते हैं पल्मोनरी रिहैब के थ्रू, और it helps one person to have a highest possible level of independent functioning. तो काफी तर हमने देखा होगा asthmatics have to have an inhaler with them. They take 2 puffs and then they climb 1 step and they feel like they have having an asthma attack, but उनको ये नहीं पता है कि आज से 10 दिन के बाद वो वापस कैसे अपनी लाइफ में चल पाएंगे, वापस कैसे सीढ़ी चढ़ पाएंगे। So every event of वेदर से, वायरल लोड से, इन्फेक्शन से, पोल्यूशन से बढ़ जाते हैं। तो जैसे दिवाली आती है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने लगता है, पेशेंट्स की जो तादाद है सीओपीडी की, एस्मा की, वो भी बढ़ जाती है। तो इस दौरान ही अच्छा करके रखेंगे, so their ability to cope up with any kind of problems coming because the lung is affected reduces by 50%. तो आज हम जाके देखते हैं कि what is the need for it and what do we do in it in pulmonary rehab. So as we see, the lung conditions में क्या होता है, एक vicious cycle आ जाती है। हम अगर नहीं चल पाएंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वीक हो जाएंगी, inactivity आ जाएगी, decrease work capacity will further increase the shortness of breath. तो अक्सर पेशेंट हमको ये बोलते हैं कि डॉक्टर मैं चलते चलते नीचे झुक के जूते की लेस टाई करने में भी मेरी सांस फूल रही है, मैं क्या करूं।
तो हम तरीके सिखाते हैं जिससे वो लेस को टाई तो कर पाएंगे, बट कम ब्रेथलेसनेस के द्वारा, लाइक दे आर ब्रेथलेस but will improve their lung capacity and their breathing pattern in a way कि छोटे छोटे जो काम हैं घर के वो भी ये कर पाए बिना किसी तकलीफ के। अब अगर हम नहीं चल पा रहे, अगर हमारी सांस फूल रही है, तो हम बैठे बैठे एक एक स्थिति में चले जाते हैं। वी गो इनटू अ डीकंडीशनिंग मोड एंड इट कॉजेज मसल वीकनेस एंड विच विल रिक्वायर अस टू इंक्रीज मोर एफर्ट टू डू द वर्क। जो पहले हम 10 कदम बिना सांस फूले चल पाते थे, एक एजमा का अटैक, एक सीओपीडी का अटैक एंड पोस्ट कोविड, लोगों की जो करने की मतलब काम करने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है। So there's an increased effort required for a normal individual if he or she has a lung disease. And इस lung disease के कारण वो 10 कदम ऊपर बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं. It's like a snake and a ladder का जो game है. They rise up, they again fall down. They rise up, they again fall down. But to remain at that steady level where they don't fall off that ladder, pulmonary rehab is the biggest step forward for everybody. नाउ इसमें हम किन किन लोगों को लेंगे? तो हम पल्मोनरी रिहैब में सब लोगों को नहीं ले सकते हैं। क्राइटेरियाज डिसाइडेड रहते हैं कि ये पेशेंट्स हैं, हम सेफली इनको इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में नहीं एनरोल कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं? क्रॉनिक सीओपीडी जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब दिस डिजीज इज इरिवर्सिबल। एस्मा इज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। तो अगर हमारी सांस की नली में सूजन है, स्पैज्म है किसी एलर्जन के कारण, it is because at that moment when the allergen is present, our alveoli sacs or our mucus plugs gets blocking the bronchioles and spasm में जाने के कारण asthma attack आ रहा है. But this can get again reversed if the source of the allergen is stopped and we increase the anti-allergic property of our bronchioles. बट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जो स्मोकर्स को होता है, जो पीपल इन हाई पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनकी सांस नली छोटी की छोटी होती जाती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैव लॉट ऑफ एयर ट्रैपिंग, म्यूकस ट्रैपिंग। इस कारण से जो ये सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल कंप्लेन अबाउट नॉट एबल टू ब्रीथ आउट। व्हेन दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ आउट, उनके लंग्स के अंदर, एल्वुलस के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। So this is one disease condition we cater to in a pulmonary rehab in a big way. Then willing to participate. So those patients who are happy to participate, we take them. We exclude patients who are cognitively impaired, जिनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम है, psychotic disturbances है, किसी को infectious disease है, तो like hepatitis B, hepatitis C. These patients we did not bring in into a pulmonary rehab setting because this setting हम generally group setting में करते हैं, like 8 people together, 6 people together in an outpatient setting, or we do it in a telehealth medium that when we can do one-to-one for the patients who have infectious disease. We also exclude a big component of exercises which can be detrimental for people who have joint pain or किसी की surgery हुई है, किसी के back problems है, तो हम इनको ये प्रोग्राम नहीं देते हैं। एंड पीपल हु हैव मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनको हम जेंटल एक्सरसाइजेस देते हैं। पीपल हु हैव अनस्टेबल एंजाइना, एओर्टिक वॉल डिजीज, अनस्टेबल पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इनको भी हम नहीं इंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम में। एंड पेशेंट विद मेटास्टैटिक कैंसर वी डोंट इंक्लूड इन दिस प्रोग्राम। So your criteria 1, criteria 2 रहता है, we include only the first 4 criteria of patients in the program for pulmonary rehab. Now, what are the interventions? इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो this program is mainly cardiopulmonary physiotherapist led program और इसके अंदर हम 8 week का प्रोग्राम करते हैं. So the first week हम पेशेंट की पल्स ऑक्सीमीटर, his breathing rate, like कितना 6 मिनट जब वो चलते हैं तो उनकी पल्स ऑक्सीमीटर कितनी गिर रही है, कितनी बढ़ रही है, वो रिकॉर्ड करते हैं. And how many rounds of 6 minutes he can walk without dropping his oxygen sats below 88%. Because काफी तर COPD patients की जो ऑक्सीजन की क्षमता रखते हैं, their SpO2 levels are only 88% or 80 or
84%. That's a normal level of oxygen sat level for those patients. So we don't worry about their oxygen dropping when they do a 6-minute walk, because that's a criteria COPD patients have. So after that testing, we also look at the patient's hospital and anxiety depression score. मतलब उनके अंदर कितनी एंजाइटी है बिकॉज वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, कितनी सारा डिप्रेशन आ गया बिकॉज वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं. वी ऑल्सो क्वेश्चन फॉर देयर CRDQ स्कोर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है. कल वो किचन में जाकर पूरा काम 1 घंटा खड़े होकर कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, अपने घर के काम करने के अलावा बाहर के भी काम कर सकते हैं. दे कैन गो एंड डू लिटिल बिट ऑफ ऑफिस वर्क, क्लाइंब द ऑफिस स्टेयर्स. ये सारे क्वेश्चंस हम इनसे पूछते हैं. तो इसके अंदर वी ऑल्सो हैव टू लुक फॉर मोटिवेशन. So we become the driving force for encouraging them, motivating them to breathe well, to be active well. Also, we look at their mood disturbances. Kai baar, people who are not able to breathe will have a lot of anxiety, and that is affecting their quality of life. So we help in decreasing their symptoms. We also work on improving the cardiovascular function. Because अगर हम exercise नहीं करेंगे तो हमारा blood flow in the body is not good, our oxygen capacity for the body is not good, and our body's muscles will not be able to help the heart to function well. So ये program में we encourage that 3 times a week we have to do the exercises, and person can come once a week to the setup of ours in an outpatient setting, but rest 3 times a week he or she has to exercise within the home setting. Or aim is high intensity upper and lower body exercise, endurance exercises, and strength training. तो इसमें हम overall exercises cover करते हैं, and education multidisciplinary. So इसमें हम ये बताते हैं कि अगर आपको suppose flight पकड़नी है and you are a person who has breathlessness, how to cope up the airplane breathlessness. छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे उसमें. कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आप छोटे छोटे बाइट्स लेके खाना खाइए, rather than increasing your time of chewing, chew it slowly. Sip waters if you feel like you're very breathless and your throat is choking. We also educate patients how to cook a meal. So instead of cooking a meal like 5-6 सब्जी बना रहे हैं चावल दाल, उसमें मेरा 1 घंटा लगेगा for cooking a meal, and my exercise capacity to be able to stand in the kitchen and cook a food will require a lot of oxygen. So what we teach patients is how to reduce their oxygen demand and also utilize the time spent in doing constructive tasks within 10 minutes of your time, so that their oxygen dependency reduces. So agar they made a like a boiled potato, usi ke andar we'll add some protein powder, and it's a wholesome meal for that person. He eats that meal, and small portions of meals are required, because if the person's tummy is too full of food, he'll feel a lot of acid reflux that will increase his breathlessness. So ये छोटी छोटी टिप्स हम देखकर इन पेशेंट्स की लाइफ में breathlessness का जो वर्ड है वो बहुत कम कर देते हैं. Then we teach them progressive muscle relaxations, how to relax their mind, how to relax their jaw, how to be able to relax their diaphragm to be able to breathe better. Because अगर हम टेंस रहेंगे, हम अपने जॉ को टाइट रखेंगे, क्लेंच रखेंगे, अपनी एसेसरी मसल्स को हर समय यूज करेंगे, जो एस्मेटिक्स में हम देखते हैं, COPD में देखते हैं, that they use the front muscles of the neck all the time when they breathe in. So उससे क्या होता है, they are not actually relaxing the diaphragm and they are not able to take in a good amount of oxygen. तो इस कारण से हमको इनको ये सिखाना होता है कि relax your jaw, relax your tongue, relax this accessory muscle. Diaphragm को भी आप relax करके अच्छी breath लेंगे, और emphasize on breathing out. Emphasize a lot on breathing out in patients who have COPD and asthma. But in case of patients I'm seeing with COVID-19 is more of lung fibrosis, we teach them to volumize the breath rather than exhaling out. So I'll come to that in the later part of the session. Now, support and sharing of experiences. तो कई बार हम लोग जब मिल के बात करते हैं, कई सारे पेशेंट्स की एक ही तकलीफ है, when they meet other patients, जैसे अभी हमारी ग्रुप सेटिंग में बात हो रही है, we get encouraged
the other patient feels, okay, I'm not the only one suffering from this problem. He or she is also in the same boat. तो इससे जो एक joint effort आता है towards recovery 100 times better हो जाता है. So अभी हम यहाँ पे देखेंगे, this is a child, he has asthma. उसको जब भी वो काम करता है या भागने जाता है या फुटबॉल खेलने का मन होता है तो he gets an asthma attack. So he has an exercise induced asthma. अब उसके कारण क्या होता है, what is the entertainment his parents have given him is a coke bottle and a burger and chips. तुम टीवी देखो because तुम खेल नहीं सकते हो because you have asthma. घर पे बैठो and टीवी देख के बस ये सब खाना खाओ and entertain us. ये गलत है या सही है? We have to find a way for this child to get back to activity. We have to get him back to doing his chores like jogging, running, playing football. और उससे क्या है, हमको muscle development करनी है इसकी. So rather than making him sit on the sofa and eat food and watch a television, हमको इसको pulmonary rehab की तरफ pull करना है so that he can get back to exercising his muscles. इससे इसकी जो lung capacity है will increase 80% and he'll be able to play football not for half an hour, for 15 minutes. So इससे क्या हो रहा है, we are not deteriorating the mental health condition of anybody, because अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी because मेरी हार्ट और मेरी लंग मेरे को नहीं हेल्प कर रही है, that's not the right thing. We should be able to go back and do things which we enjoyed doing, but with limited capacity, knowing how to do it, how to count our breaths, and how to be able to utilize our oxygen in the right manner and then do our work. हमारा सबसे बड़ा चैलेंज 2020 और 2021 और अभी 2022 में has been the COVID-19. Now, COVID-19 in the first wave, especially in the Delta variant, affected majority, about 80% of the lung parenchyma. And we have seen so much of breathing difficulties and breathlessness in the period of 2020, 2021 that we can't imagine. I think our goal as pulmonary rehab therapists came in the limelight more during those periods because we were helping patients round the clock to help them improve their oxygen sats and also decrease their demand for oxygen by utilizing the oxygen in a very optimum way. So ये rehab कब कब हमको चाहिए होता है, जब हम physically handicapped हो जाते हैं, people who have spinal cord injuries, जिनकी लंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, जब किसी की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण बहुत सारा फ्लेम उनके लंग में लाइक स्टोर कर जाता है, एंड एनी काइंड ऑफ इंजरीज व्हिच माइट हैव कॉज्ड यू being bed bound or bedridden. आप अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, तो आपके लंग के अंदर म्यूकस वैसे की वैसे ही बैठ जाता है, एंड व्हेन जब आप खांसते हो तो बहुत सारा बलगम या बहुत सारा फ्लेम बाहर आता है, एंड मेजॉरिटी of the case of pulmonary rehab patients are COPD and interstitial lung disease. Interstitial lung disease ज्यादातर हम देखते हैं patients who work in libraries. Librarian है जो काफी सारी जो books पुरानी books घर में रखते हैं. You got to dust your books and make sure that you're showing these books, keeping them out in the sun so that you're not exposing yourself to mildew and lot of fungus in the books which are old in nature. तो उसके कारण lung parenchymas में interstitial जो lining है that gets inflamed, and because of this the oxygen exchange between the lung parenchyma and the alveolar sacs decreases. So in patients को हम काफी तरह pulmonary rehab देते हैं, they have 80 to 90% of good chances of recovery, not 100%, but they are able to lead their active life and get back to doing things which they enjoyed in a nice, subtle way. Now, pulmonary rehab के results have been too good to be true. So, मेरे कई सारे patients हैं जो they are about 65 to 70 years and they had interstitial lung disease and they were on steroids long term, on all kinds of inhalers, Budecort and antimuscarinic and all kinds of antihistaminic drugs. और कई बार ये स्टेरॉइड खाते खाते ये पेशेंट बेचारे, इनकी जो मसल्स हैं, इनकी बोन की जो क्वालिटी है, स्ट्रेंथ डिक्रीज करती रहती है, बिकॉज वी नो स्टेरॉइड हैज अ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑन द बोन एंड इट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस. तो इस कारण से हम देखते हैं कि ये सारे क्लासेस में हम फोटोज में देख रहे हैं
we have a group setting where we use breathing control and weight training and strength training along with the breath work. तो हम जैसे योगा करते हैं, तो योगा में हम ब्रीदिंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं विद आवर आसनास. In pulmonary rehab, we incorporate breathing along with certain weight training and certain management of exercises with little bit of weights, little bit of bands and exercise band. So it's like a combination of doing breathing along with weight training and along with endurance training. इससे जो muscle fiber है, that kind of gets stimulated and our muscle capacity, our endurance capacity increases. So जो लोग घर में बैठे रहते हैं, पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ है 2020-2021 में, कोविड उन लोग को भी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है जो एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिए थे 2019 में, 2018 में. और 2020-2021 में घर के अंदर ही रहने के कारण जो हमारी जो एक्सरसाइज की कैपेसिटी है, मसल गर्थ है, मसल स्ट्रेंथ है, वो भी कमजोर हो गई. The more muscle fibers you have, you'll have less breathlessness. So always remember, if you have more strength in your thigh muscles, more strength in your upper muscles of your shoulder, you will be able to fight any kind of lung disease 90%. So encourage everyone around you in your house, small children, adults and elders, to increase the strength of their quadricep and strength of their shoulder rotator cuff. ये दोनों जो muscles हैं, they are the big muscles and they help you to fight any kind of breathlessness in the body. In one picture, you see the person is using a inspiratory spirometry. ये हमारे COVID time में everybody was having it at home, like one kind of a toy in the house. Every small child was doing this also. So this is a very good exercise to increase your lung capacity. It also helps to keep your lung alveolus open. कई बार mucus भर जाने के कारण alveolus gets shut off. And इसका बस ध्यान ये रखना होता है, we have to do it in a very slow pace way. People who have eye related disorders like glaucoma and people having angina shouldn't be doing it so vigorously. With the help of physiotherapist and in advice and in consultation with the physiotherapist, this kind of spirometry can be done. Another exercise which you can always have at home is the cycling exercises. Static cycle or static bike, pedalers बहुत आते हैं, तो उनको आप कर सकते हो. Everybody can do it at least. बैठे बैठे आप जब काम कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो. It'll help your leg muscles to keep strong. जितना strong आपके leg muscles रहेंगे, आपके oxygen demand will come down. The more efficiently you use and work your muscles, the oxygen demand for your heart and your lung is less. So always remember, exercise is the biggest cure for any kind of lung diseases also. Going forward also for COVID-19 long-term side effects. So let's look at what pulmonary rehab in the picture. So as I said, cycling है, बैठ के exercise करना होता है. ज़्यादा हम खड़े होके exercise नहीं देते हैं because they get breathless the moment they stand up. And also use of lot of therabands and exercise bands, which also increases your strength of the big muscles of your body. So it helps to increase your chest expansion, chest muscles, and everything. So कोविड-19 का सबसे बड़ा वर्ड हमने देखा है कॉम्प्लिकेशंस में जो हमारे सिम्टम्स हैं. इनिशियल रिकवरी में पल्मोनरी रिहैब हैज बीन द ग्रेटेस्ट बूम, एंड स्पेशली ICU settings and post ICU settings में इसका काफी रोल रहा है. And we'll talk about the kind of breath work which we teach, and every person is different, so one size doesn't fit all. What exercise I teach Mr. A, Mr. B, Mr. C will be different because everybody's lung capacity, everybody's restrictive disorder is very different in every case of a lung disorder. तो कई सारे COVID-19 patients को भी बोला जा रहा है कि they have lot of air trapping in their sacs, mostly going towards pulmonary obstructive diseases or asthma or even sleep apnea काफी देखा जा रहा है. So the post-COVID complication is an unknown journey ahead. It's a variable outcome, but a lot of patients have recovered. If the 8-week program patients have done it, they are doing quite better. Within 20 days of their recovery program, they always tell me, Doctor, I'm able to sleep better. I'm not feeling breathless. I'm not feeling like I'll collapse on the floor.
on getting up from a chair. So there has been a greatest advantage of this program. Now यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे बैटरीज हैं. Okay, what is battery? तो लंग को हम बैटरी का रूप समझते हैं. Are able to work, function on the oxygen in our body. And ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हमारे लंग से आता है. And जब हमारा लंग थक जाता है, excite filtration doesn't happen. एक हमारी ऑक्सीजन नहीं जाएगा, we get थोड़ा ऑक्सीजन डिफ्यूजन हो गया, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड इज गुड जाता है. And there is a time when the lungs are very happy. The post recovery of COVID, in the 3rd, 4th month of COVID, we see the lungs have inflamed, inflammation has come down. These parameters हमारे 8-week program में आता है. So the first level where we start with just when person has had COVID, we emphasize that कोई भी mucus हमारे lung में जो store हो रहा है, वो कभी lung में नहीं रह जाए. So we concentrate on breath work whereby we do mucus clearance technique. तो हम एक टेक्निक होती है हमारी कफ आउट करने की, which we teach to every patient. जितना ज्यादा वो म्यूकस को बाहर निकालेंगे, उतना ज्यादा वो लंग के इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे. Same thing for COPD, same thing for asthma patients. We call it chest clearance techniques. So in the videos you might have seen in ICU setting, they were just kind of clapping on the chest and getting the person to phlegm, to cough out the phlegm. So utna zyada hum pulmonary rehab mein we give the onus on the patient. The patient is individually responsible for able to get his cough out. No secondary care is involved where we try to, palpate the chest wall and get the mucus out. In the second round, where the person is recovered out of COVID and the 1-2 months of post-COVID scenario, the person is still feeling fatigued, still feeling a lot of breathlessness. So we teach them how to take mini tasks. So goal को हम लोग pacing बोलते हैं. आज मैं 10 कदम चलूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी मेरे ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. इफ इस नीचे जा रहा है तो मैं बैठ जाऊंगी एक चेयर में. I do some breathing exercises and then again take a step and again do 20 steps today. So we teach the person to pace. Pace मतलब आज मैं इस रूम से उस रूम से, आज मैं इस हॉल से बाहर के कोई क्लब हाउस तक जाऊंगी without getting breathless. So this is a scoring which we teach our patients how to well understand their body types. अगर मैं बाहर नीचे झुक के कुछ सामान उठा रही हूँ, उसमें अगर मेरी सांस फूल रही है, so we teach them how efficiently they should be able to breathe in and then do a task without going breathless. And by the time they start feeling the recovery, which involves a lot of breathing work, lot of exercises which we give them, lot of programs to build up muscles around the body so that the oxygen demand comes down within this period. From the second phase to the third phase, then we give them independent roles of able to go outside their house and walk for at least 45 minutes and look at their oxygen sats कि कितना oxygen sats हो रहा है. तो इस वे में the pulmonary rehab में we also focus on the diet. खाना क्या खा रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं. We look at muscle relaxation. So a lot of relaxation exercises are taught to them. And then we do a psychological counseling whereby उनके अंदर एक डर सा बैठ गया है because COVID आया या asthma है. asthma के बाद everybody becomes very anxious and they're scared फिर से मेरे को attack ना आ जाए. So they stop breathing. Now if you don't breathe, how will you help yourself? Because जब वो breathe करते तो उनकी सारी chest wall की muscles दर्द होती हैं. They are in pain, they are in fatigue, lot of discomfort around it. So we got to break many goals around for them, teach them how to breathe well, and then they start to breathe better. So the major components, as I said, we educate what their lung disease is. तो patients with COPD हम उनको पहले से ये बता के रखते हैं कि आज weather खराब है,
राइट। मॉनसून सीजन आते ही सीओपीडी केसेस बढ़ जाते हैं। जैसे दिल्ली में फायरवर्क स्टार्ट होते हैं एंड लाइक पोल्यूशन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो वी सी asthma increase. So we teach them how to monitor and manage their conditions being at home, increasing their inhaler doses, how to take the inhaler, how to manage the oxygen doses if they are on oxygen supply for less oxygen or desaturation of oxygen. We also teach them the exercises training, which I've already mentioned, breathing retraining, and the outcome assessment. तो हम लोग ये उनसे ये पूछते हैं, suppose your goal after 8 weeks क्या होना है? Are you only looking at able to manage your breathing, or are you able to do certain more tasks? Like कुछ लोगों को है कि मेरे को COVID-19 हुआ था, but I want to go back to doing high intensity workout after 4 to 6 months, or I want to do running or jogging or marathon running. But there has to be a goal oriented focus, because सबको हम नहीं पुश कर सकते कि आप मैराथन आज से दौड़ना स्टार्ट कर दें. मिनी टास्क, मिनी गोल्स, बिकॉज हर चीज का एक रिस्क फैक्टर है, हर पर्सन का एक रिस्क फैक्टर है, उसको देखते हुए वी हैव टू वर्क आउट अ प्लान. Nutritional advice is the biggest advice which we give to these patients. तो मैंने कहा, instead of having a big meal, have a small meal with all your proteins and carbs and vegetables in one small pot meal. जितनी बड़ा खाना खाएंगे उतना आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, and when you're not able to digest well, you get burping, you get all kind of diaphragm pushing onto your chest, तो उन persons की breathlessness increase हो जाती है. So the one word of advice I have given to everybody who recovered out of COVID is स्मॉल बोल लेके उतने में जो खाना आ रहा है वो खाना आप खाएंगे, उसमें आपने प्रोटीन भी डाल लिया है, सब्जी भी डाल ली है और अपना खाना भी डाल लिया है. साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. आधे से ज्यादा लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज they want to do something which they are not able to do. So we will have to talk out, and like you are your friend, like they become our friends, and we talk to them and tell them these are the things which you can do in a day. जिस दिन आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, उस दिन आई विल ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ. सो स्टॉप, रेस्ट पे, स्टॉप, रेस्ट पे. स्टॉप मतलब आज मेरी सांस बहुत तेज चल रही है, आई एम नॉट एबल टू बी, मैं रुक जाऊंगी, आज मैं रेस्ट करूंगी. तो इसके लिए आपको कभी भी यू शुड नेवर फील गिल्टी दैट यू आर रेस्टिंग. The one word of advice I always tell to all asthmatics, COPDs, even in the COVID-19 phenomena, आप कभी गिल्टी नहीं फील करिए. अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है. रेस्ट इज इक्वल टू रिकवरी, रेस्ट इज इक्वल टू गुड हेल्थ. रेस्ट इज नॉट समथिंग व्हिच यू शुड फील इज अ टैबू वर्ड. तो एक प्रोग्राम जो मैं बताऊंगी कि दिस इज द थर्ड वीक हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो इसमें थर्ड वीक को मैंने डिवाइड किया हुआ है. वील डू सेशंस ऑफ पर्सली ब्रीदिंग. So we teach patients how to not exhale out air completely from their mouth. So right breathing is we breathe in through the nose, 1, 2. We breathe out from the mouth like pursing a lip. You pout your lips or purse your lip, okay? And get your air out very slowly. So this breathing is a very important breath which we teach all our patients. So we start in certain times of breath work, and I'll go on to more details of it. And slow inspiratory and expiratory techniques पे ज्यादा फोकस करते हैं. स्लो मतलब हम ब्रीदिंग आउट बहुत स्लो फेस में करेंगे. So imagine आपके 12 इंच तक आपका हाथ है, and you are trying to breathe in, and you breathe out till the air reaching your hand. This is the important factor which we use. Unmute yourself, Dr. Anjali. You are muted. Just unmute. Yeah. फिर एक्सरसाइज के समय we do an encouragement of warming up sessions which employs upper limb, lower limb exercises. We encourage on thoracic mobility. So जितना आपका chest expansion होगा, thorax expand करेगा, you'll be able to breathe in, and the gaseous exchange is done in a very good way. We also teach them stretch exercises, functional exercises, flexibility exercises, and also a lot of proprioceptor muscular training and cycling exercises, squats exercises. ये सारी exercises हम
ब्रीदिंग के साथ इनको सिखाते हैं. And along with that, we do a psychological counseling. So, कई सारे COPD patients are chronic smokers. So, we do a chapter on smoking cessation. So, we teach them how they can stop smoking, how they can include nicotinamide or nicotine patches and go back to not smoking at all. Because smoking is the biggest contributor to COPD. How do we do that? All these things are taken care in the pulmonary rehab. So ये स्टैंडर्ड थिंग हमारे पास बहुत लोगों के पास है. We do a 6-minute walk test, dyspnea scale. मैं 6 मिनट वॉक करके मैं अपना ऑक्सीजन स्टैट्स देख रही हूँ और उसमें ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑक्सीजन नीचे कितना गिर रहा है. We ask the person to talk. तो मैं ये पूछूंगी आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ आर यू. मैं पूछूंगी कि आज आपका दिन कैसे गया. दिल से अ सेंटेंस इन वन लाइन. उसमें भी उनकी सांस फूल रही होती है, उसमें भी उनके वर्ड्स बाहर नहीं निकल पाते हैं. We look at the heart rate, we look at the respiratory rate, we measure the blood pressure, we measure the oxygen sats, and after correct measurements, every class of pulmonary rehab start करते हैं हम लोग. तो ये असेसमेंट टूल हमारा बहुत बेसिक असेसमेंट टूल है. एज आई सेड 6-मिनट वॉक टेस्ट तो है ही. शटल वॉक टेस्ट जिसमें हम राउंड राउंड चक्कर काटते हैं, 30 मीटर्स अपार्ट रखते हैं. एंड देयर इज अ डिस्पनिया स्केल, देन द ब्रेथलेसनेस स्केल. जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आपको क्या सांस फूल रही है. छोटे छोटे कामों में भी लोगों की सांस फूलती है, स्पेशली इन केसेस ऑफ COPD. हॉस्पिटल एंजाइटी डिप्रेशन स्केल, ये भी हम मेजर करते हैं. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी क्वेश्चनेयर, जिसमें आप 10 कदम चले तो कितनी ब्रेथलेसनेस फील हो रही है. तो आपके राइट साइड के फोटोज में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फेसेस बने हुए हैं. एक हंसता हुआ फेस है, एक रोता हुआ फेस, एक मूडी फेस है. सो वी गिव दिस चार्ट टू द पर्सन. एवरी वीक आई आस्क देम टू मेंटेन दिस एक्टिविटी डायरी. ये डायरी पे मेंटेन करके दे कीप काइंड ऑफ सेंडिंग मी इन एन ईमेल एज टू आज उनका दिन कैसा बीता. Now then we also do a lot of predictivity. 5 years के बाद COPD का बहुत ज्यादा स्कोर गिर जाता है. So we look at that. We look at their FEE1, which is the obstruction, कितना obstruction lung में है, and the MRC scale. In general, I'm just talking, just a rough idea कि हम लोग ये सारी scales करने के बाद we decide which person is apt for a pulmonary rehab, and we grade 1, grade 2, grade 3 करके we do it. And the exercise tolerance are decided. हर पर्सन की, हर पेशेंट की एक्सरसाइज टॉलरेंस इज डिसाइडेड ऑन दीज टेस्ट एंड असेसमेंट टूल. सो जब पर्सन वॉक कर रहा है तो हम ये परसीव एक्सर्शनल रेट स्कोर करते हैं. तो पूछते हैं कि आपका स्कोर 6 है तो मतलब मैं थकावट नहीं फील कर रहा हूँ बिकॉज कोई एक्सर्शन नहीं है. 7 में एक्सट्रीम एक्सर्शन फील हो रहा है, 10 में लाइट है. सो दीज आर लाइक डिफरेंट स्कोरिंग जो पेशेंट्स को हम पूछते रहते हैं. आप थोड़ा जल्दी वॉक करिए, कैसा फील हो रहा है, कौन सा लेवल पे आपका नंबर 6, नंबर 7, नंबर 20, कहाँ पर आपका स्कोरिंग फील आ रहा है. आप 20 पे हैं, मैक्सिमम एक्सर्शन कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, डू यू फील दैट आपका परसिव एक्सर्शन रेट ज्यादा हो रहा है. So on these basis, all the decisions are made for pulmonary rehab. तो ये एक inpatient pulmonary rehab setting में COPD patients है जिसको like COPD के बाद he had COVID but he has recovered but he again has gone back to the hospital because he's not able to maintain his oxygen. So we have him in the hospital setting where he learns how to use his upper limb, how to mobilize his secretions and get his cough and mucus, phlegm, everything out of his lungs. So ये सारे inpatient pulmonary rehab में आता है. Then this is a very important exercise. We have used it quite a bit in the COVID-19, is pursing the lip. We inhale 1, 2 from one nose and we purse. just CT बजाते हैं सब लोग try कर सकते हैं अभी. CT बजाते हुए, imagine you're whistling. धीरे 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 1, 2, 3, 4 exhale out करिए. So you're inhaling 1, 2, exhaling 1, 2, 3, 4. तो कोई भी asthma COPD का सबसे बेस्ट फ्रेंड इज दिस ब्रीदिंग. दिस इज कॉल्ड एज द रेस्क्यू ब्रेथ. किसी के पास इनहेलर नहीं है, सपोज भूल गए हैं इनहेलर और उनको एस्मा अटैक आ गया है, उनको COPD का अटैक आ गया है. आई टेल देम टू रेस्ट योर हेड ऑन अ टेबल, कहीं पर भी दीवार में रही वहां पर अपने हेड को ऐसे रख के ये ब्रीदिंग आप स्टार्ट कर दीजिए. दिस इज अ बेस्ट
like replacement for an inhaler, जिनके पास inhaler नहीं है. This is some breathing patterns which has helped a lot of people come out of any kind of oxygen desaturations also. Now, COPD is an obstructive lung disease, which is asthma also, but it's reverse. Restricted lung disease में हमारा pulmonary fibrosis आता है. तो pulmonary fibrosis में क्या हो रहा है? In cases of chronic COVID-19 में scarring of the lung parenchyma होने के कारण जो हमारा lung है वो ऐसे सिकुड़ जाता है. तो alveolus ना ये खुल नहीं पा रहे हैं. तो हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बहुत डिक्रीज हो जा रही है. And a person is fatigued, tired all the time. हर समय लगता है कि नींद आ रही है, हर समय लग रहा है कि अंगड़ाई लेना है. So these are the common factors we see in restrictive lung disease. Chronic में क्या होता है? Lungs already volumized रहते हैं, बहुत हवा भरी रहती है. तो वो जब नाक से सांस लेने की कोशिश करते हैं तो ले रहे हैं, जब सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं तो they are not able to breathe out. So a lot of air trapping is happening in case of COPD. Restrictive pulmonary fibrosis में हम सांस ही नहीं ले पाते हैं, which is happening in COPD, not in COPD but in COVID-19. But COVID-19 में अभी long COVID में we see obstructive disease also. So अगर हमारा combination of obstructive और restrictive दोनों हो जा रहा है, it's like a big battle to fight. We have to take every person individually, understand how he is breathing, look at his breathing pattern, and उस according से हम लोग उनको breathing patterns improve करते हैं. So the common factor is 1-2 breath and breathing out very slowly. This is very essential for obstructive lung disease. In restrictive lung disease, we encourage in lot of inhalation, volumizing your lung, take in more oxygen, take in more volumes of air. So this is a very good breath which I have told for hot cocoa breathing. जिनको भी लगता है कि बहुत ज्यादा उनकी सांस फूल रही है because of panic, लोग panic कर रहे हैं because restless हो रही है मेरी body and I don't breathe. So hot cocoa means जो cocoa अपनी chocolate होती है, आप कोई भी चाय ले सकते हैं, अदरक की चाय ले सकते हैं. You smell the aroma, masala, Indian tea, lovely aromas. So have it in your cup, garam cup hai, lot of fumes are coming out, like its aroma is coming out. Smell the aroma, breathe in और ऐसा breathe out करिए cup में कि आप चाय को ठंडा कर रहे हैं, कोकोआ को ठंडा कर रहे हैं. So this breathing patterns हम छोटे छोटे बच्चों को देते हैं जिनको asthma है, because the smell of cocoa is something which they love. उनको breathing pattern सीखने में बहुत problem होती है, but the moment you ask them to breathe and cup को ठंडा करो अपने breath से, this is like a breathing pattern which we teach them. Very easy breathing pattern. Oh, एक minute, I'll just unmute everybody. Why she's muted. Anyway, please carry on. Yeah, so we have vital breathing. ये हमने ICU breathing में काफी COVID-19 में use किया था, where we take 6 deep breaths and each time you hold the breath for 5 seconds and then inhale, then exhale out. And on the second deep breath, you inhale and then let a big cough come out. So you do like this. तो 6 टाइम में हम बहुत बड़ा कॉफ करते हैं and this helps to unplug the mucus from your bronchioles. And ये हम prone lining में भी patients को कराते हैं जिनको COVID-19 के टाइम में ICU setting में कफ ज्यादा भरा हुआ होता है. And we repeat the step 1 and 2 again and we encourage the person to lie on their chest. This breathing shouldn't be done if you don't have mucus. So this is a disclaimer. Everybody has learned a lot of breathing patterns everywhere. All videos have been shown and people start patting their chest walls. That's not right because your alveolus are very delicate structure. They get shut off when you blow your hand onto your chest wall in a very hard way. This has to be learned by a very qualified physiotherapist, especially trained in cardiopulmonary. And they only can tell you who has to do this kind of breathing patterns. So this is a very good prone lining, awake prone lining I call. This is when people are conscious at home setting or lying on the tummy, lying on the side, alternate sideways. इससे क्या होता है जो अपना lung है, the lower base of the lung starts to get oxygen. So a very good way हम लोग सिखाते हैं जिनको कभी कभी COPD का attack आ रहा है, तो there are different positions which we teach them during the pulmonary rehab how to cope up.
with breathing dysfunctions in the house setting, not being able to come to the hospital. Do this at home. This is very, very good and helpful. So I've come to the end of the session, and thank you. And I'm open for questions now. Yeah. Thank you, Dr. Anjali. It was a nice Thank session. You gave a lot of information about pulmonary and other diseases. खाना भी खाना चाहिए और उसके साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज बोथ गो साइड बाय साइड. आइए क्वेश्चन लेते हैं केशव जी का. केशव जी बोलिए अपना क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिए. जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज अपने फेस भी दिखाएंगे और अपना आपको प्लीज. बच्चा कहीं. नमस्कार रेस्पेक्टेड डॉक्टर अंजलि. मेरे एक क्वेश्चन है जे snoring at night, especially at night time, I think it is a type of respiratory disorder. तो उसके लिए कोई रिहैब प्रोग्राम और कोई आपका कुछ एक्सरसाइज प्लान है, और कैन यू इलैबोरेट शॉर्टली? थैंक यू. यस केशव जी, ये हम लोग स्लीप एपनिया के तौर पे करते हैं और इसका एक रिहैब प्रोग्राम है जिसे हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, स्पेशली इम्प्रूविंग द टंग इमोबिलिटी. तो स्लीप एपनिया में क्या होता है, जो हमारा जॉ है, हमारी जो टंग है, वो फॉल बैक करती है पीछे, एंड इट कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन द कैनाल. तो हम काफी सारे एक्सरसाइजेस एंड ब्रीथिंग पैटर्न्स कराते हैं पेशेंट. तो क्या होता है, अक्सर रात को क्या होता है, वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, और जब आप माउथ ब्रीदर होंगे देन यू मेक योर होल ऑक्सीजन टू गो डाउन, बिकॉज आपकी वेगस नर्व, ऑल योर टंग मोबिलिटी, एवरीथिंग गोज बैड. सो इसलिए हम लोग ये सारे फॉर्मेटेड वे में एक्सरसाइज कराते हैं, और अभी हम ऑनलाइन भी करा रहे हैं सारे पेशेंट्स को. ओके, नीरज त्यागी जी प्लीज. जी नमस्कार चावला जी. नमस्कार डॉक्टर अग्रवाल. और मैं एक थोड़ा सा पूछना चाह रहा था. मुझे मई में कोरोना हुआ था, फिर जून में मैं डिस्चार्ज हुआ था. डेल्टा वेरिएंट था. 1-1.5 महीना मैं आईसीयू में रहा. तो उसके बाद मेरा वेट गेन भी हो गया. वैसे 15 किलो वेट मेरा कम हो गया था. अब तो मैं काफी वो गेन कर लिया, लेकिन थोड़ा सा लंग्स में मुझे लगता है लेफ्ट साइड में कि थोड़ी सी सांस फूलती है. मतलब रिकवरी तो हो गई है, लेकिन ये क्या कंटिन्यू करेगा या मुझे इसका कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, या टाइम के हिसाब से अपने आप ही ठीक हो जाएगा? सो नीरज जी, ये काफी तरह आपने कोई पल्मोनरी रिहैब करा है? मतलब आपने कोई कोविड-19 का रिहैब की कोई एक्सरसाइजेस करी है? हाँ, वो पायरोमेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो किया था. हाँ, तो लेकिन छोड़ दिया वो मैंने. काफी टाइम से नहीं कर रहा, 2-3 महीने से. हाँ, सो नीरज जी, as I said, one size doesn't fit all. तो सारी एक्सरसाइजेस एक स्टैंडर्ड हमने सबको दे दी थी कोविड-19 में कि आप बलून फुलाइए, आप ये करिए, पाइप वाली एक्सरसाइज करिए. बट हर पर्सन की जो एक्सरसाइज में लंग कैपेसिटी है थोड़ी डिफर कर रही है. तो कुछ लोग गलत ब्रीदिंग पैटर्न्स कर रहे हैं. मतलब आप सांस तो ले रहे हैं, आप कुछ गलत मसल्स को यूज करके सांस ले रहे हैं. दैट इज वन फैक्टर. मुझे लग रहा है कि आपको ये इश्यू आ रहा होगा. तो 1-to-1 वी आर, आई एम डूइंग टेली हेल्थ रिहैब. हम लोग ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं. देयर नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट. तो ब्रीदिंग पैटर्न्स को हमको देखना पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हो, और उस हिसाब से वी काइंड ऑफ प्रोवाइड अ रेमेडी, एंड उससे काफी तरह लोग बेटर हो जा रहे हैं. मतलब ये परमानेंट तो नहीं रहेगा, हीलिंग हो जाएगी ऐसा है? आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा थ्रू ब्रीदिंग पैटर्न. वो ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करते ही आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. एंड जो जिन्होंने मतलब कोई भी एम्फेसिस ब्रीदिंग पैटर्न्स को ठीक करने में नहीं लगाया है, मतलब दे रिकवर्ड एंड दे जस्ट लेफ्ट इट. तो आप थोड़ी, मतलब अगर आप ऑनलाइन कर पाएंगे तो कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू. थैंक्स डॉक्टर. कमल जी आप पूछिए. ये मेरा क्वेश्चन एक नॉन पल्मोनरी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ प्लीज पूछिए. मतलब मेरा इससे लंग से कोई ताल्लुक नहीं है. कोई बात नहीं, पूछिए. फिजियोथेरेपी से तो है ना? डॉक्टर साहब, मैं कोई पिछले हफ्ते 5-6 साल के बाद एक वी शेप की चप्पल 2.5-3 इंच उसकी मतलब हील
थी वो पहन के सिर्फ 100 तक चली होंगी। मेरी वो एंकल में इतनी स्वेलिंग हो गई है और दर्द है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। वो स्वेलिंग रात को थोड़ी ठीक हो जाती है, फिर सुबह वो स्वेलिंग भी हो जाती है और दर्द भी शुरू हो जाती है, तो इसका क्या करूं? तो ये आप चप्पल पहनने के कारण ही आ रहा है आपको? आई थिंक सो, कि और तो कोई वजह हो ही नहीं सकती। अच्छी भली मैं थी एंड यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग इवनिंग, कम से कम 20 मिनट में चल लेती थी। ये जब से वो मैंने चप्पल पहनी है उस दिन के बाद ये ऐसा शुरू हुआ है। हाँ, सो मैम कई बार जो चप्पल होती है हमारी ना सही नहीं होती हैं, वो गेट पैटर्न को चेंज कर देती है। तो हमारी बॉडी भी बायोमैकेनिक्स है ना, जैसे गाड़ी भी चलेगी तो दोनों टायर्स अच्छे होने चाहिए। तो चप्पल तो इज योर फाउंडेशन। आपकी चप्पल एक अच्छी चप्पल आप लीजिए, आपकी जितनी वो जी मतलब गलती से पहन ली मैंने, 6-7 साल पहले खरीदी थी। हाँ, तब मेरे नीज में प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं पहन सकती थी, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा किसी के घर जाना है चल के, तो चलो पहन लेती हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा जो राइट फुट है ना उसमें हो रही है, और वो स्वेलिंग जा ही नहीं, मतलब जाती है फिर आ जाती है, फिर जाती है फिर आ जाती है, और पेन भी कभी तो चली जाती है और फिर भी आ जाती है। सो व्हाट शुड आई डू अबाउट? So probably, but you can consult me also. Probably online also, I'm trying to consult. You can maybe we can find a remedy. और नहीं तो अभी आप थोड़े पैरों में आइस बॉटल, थोड़ी सी कांच जो बॉटल होती है, कोक बॉटल, हाँ जी, बॉटल आती है, उसको फ्रीजर में रख दीजिए एंड देन जस्ट आइस योर सोल ऑफ द फीट फॉर 10 टाइम्स। मेरे पास वो फ्रीजर वो बैग है, वो जो बैग हाँ, तो वो भी आप कर सकती हैं, वो कर लीजिए, तो उससे और सारा और इन्फ्लेमेशन कम हो what जाएगा। else? And then you can pour your soak your board legs in a a tub of water with cold ice, or keep your leg elevated and do some ankle pump movements। ऐसे से करके लेग के एंकल को मूव करिए, सारा ब्लड जो है ना वो इट विल गो टुवर्ड्स योर हार्ट। और एक वो हर्बल आते हैं ना सेक करने के लिए, कैन आई यूज दैट आल्सो? एक हर्बल वो पैड से आते हैं, वो पैकेट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, उनको गर्म करके लगाते हैं। उसमें शायद ये नो मैम, गरम तो नहीं लगाना, स्वेलिंग है ना तो गरम नहीं लगाना चाहिए, आइस पैक लगाइए। गरम पानी में पैर रखने हैं? नहीं, गरम पानी में नहीं रखना, स्वेलिंग विल इंक्रीज। गरम पानी में अभी भी रखे हुए हैं डॉक्टर साहब। नो, आइस पैक, आइस पैक, आइस पैक। ऑलवेज रिमेंबर स्वेलिंग। इसी से शायद लगता है वो प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है। कंवल जी, बहुत डॉक्टरों से कंसल्ट कर रहे हो आप, और उससे मिक्सी खिचड़ी बन रही है। सबसे पहले तो वो चप्पल नहीं, कंसल्ट किसी को नहीं करा, सबसे अपने आप ही कर रही हूँ। हाँ, सबसे पहले तो वो कुछ चप्पल ट्राई कर रही हूँ, कभी वो मूव स्प्रे करके उसके ऊपर क्रेप बैंडेज बांध रही हूँ। कंवल जी, पहले तो वो चप्पल फेंको, वो अब आपको वो पसंद तो नहीं। फेंक दी मैंने, वो तो फेंक दी, उसकी पिटाई करो, उसको सिर में मारो। वो तो गेट के बाहर फेंक दी है। अलग से बात करके उसको ठीक से एक ही रास्ते पे चलो, बहुत रास्ते मत अपनाओ। डॉक्टर जसवंत अरनेजा जी हमारे साथ। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर अरनेजा प्लीज जी, पूछिए अपना प्रश्न आप। डॉक्टर अंजलि अग्रवाल ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में। इनफैक्ट आई विल से कि एमबीबीएस हमने 35 साल हो चुके हैं, परंतु मेडिकल लाइन में कभी भी ऐसे फिजियोथेरेपी नहीं सिखाया गया। एंड आई से कि इवन आफ्टर डूइंग एमडी मेडिसिन आल्सो, हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे जस्ट एडवाइज अस द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेसेस, दे नेवर एडवाइज अस अबाउट द पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। सच माने तो मैं एमबीबीएस के बाद में एमएस ऑफ्थल्मोलॉजी किया, आई स्पेशलिटी किया, और मैं भी अभी तक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में बिल्कुल अज्ञात हूँ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि ऐसी स्पेशलिटी भी है, जो कि मैंने डॉक्टर अंजलि अग्रवाल में देखा और बहुत खूबसूरती से इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। आई रियली अप्रिशिएट, दिस मस्ट बी टॉट टू ऑल द डॉक्टर्स आल्सो, बिकॉज वो सिर्फ दवाई लिखने के अलावा नहीं जानते हैं। बुरा नहीं माने, मैं भी डॉक्टर ही हूँ, और मैंने ये देखा कि ज्यादातर दवाइयाँ पहले सिंपल ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, नहीं तो स्टेरॉइड इज द सोल ट्रीटमेंट व्हिच हैज मेनी ड्रॉबैक्स व्हिच कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द होल बॉडी। मेरे फादर, जो कि 86 ईयर्स एज है, उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिफिकल्टीज आती हैं। हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वो दवाइयाँ ही ऐड कर देते हैं,
साथ में नेबुलाइजर ऐड कर दिया या स्टेरॉइड इनहेलर कर दिया, बट आई फियर द इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड ऑन द बॉडी। जो मुंह से लेते हैं सांस, उसमें स्टेरॉइड में मुंह में, थ्रोट में फंगल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा हैं। बट आई रियली वंडर, आई रियली लव कि इतना अच्छा नॉलेज अगर डॉक्टर्स को सिखाया जाए तो दे कैन आल्सो गाइड द पेशेंट्स हु आर इन फैक्ट इन नीड ऑफ दिस। I really appreciate this. This must be brought to all the doctors' knowledge. And I will thank you if you give us a soft copy of the presentation. And in case we need your help, kindly let us know your contactable email or a WhatsApp number or any contactable thing. I really appreciate. I thank Dr. Chawla also. उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया. It is wonderful, very useful for the public. So nice. Thanks, sir. Thank you. Thank you, Dr. Neja. Doctor Sahab, really, I really appreciate the way you have explained everything. So I need your telephone number. चावला जी मेरे को भेज देना। हर डॉक्टर के नंबर मेरे पास हैं, जिससे कंसल्ट करना हो, टेक योर नंबर। ओके जी, थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले कि मैं इस बारे में आगे बोलूं, मैं पहले सपना बजाज जी का एक प्रश्न ले लूं। सपना बजाज जी, प्लीज पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को क्या बोलते हैं 1 ईयर पहले कार्डियक अरेस्ट आया था। तो फिर क्या बोलते हो, एक्चुअली है ना, उनको क्या बोलते हो सीपीआर जो बोलते हो, जो मेरी कोई बोलते मेरी कजिन कर रही थी, जो एमबीबीएस पढ़ रही थी, वो सीपीआर करके लेके गई थी उनको। तो सीपीआर और क्या एम्बुलेंस में नहीं लेके जाके उनको क्या बोलते कार में लेके गए थे सीपीआर करते, द वे दे नो दे हैड डन इट। So because of lack of oxygen, right now he's having short-term memory loss. So do we have any exercises for that? And इस बीच में क्या हुआ, because of the cardiac arrest, he even had lung issues also. Like he even had right lung pneumonia. So then later the doctor treated it through the use of antibiotics and all. So now those all cured. So now he's having this short-term memory loss. Yes. So Sapna ji, exercises or rehab करके we can improve his cognitive जो memory issues हैं, और right lung pneumonia होने के कारण जो lung parenchyma छोटा हो गया होगा ना, उसको भी हम improve करेंगे, because oxygen जितना body में improve होगा ना, उतना memory issues and all other body issues will also get better. Okay. So where do you have your rehab, ma'am? So like so I'm in Hyderabad, but I'm doing online telehealth services, so we can do the rehab also online. I'm in Hyderabad only, ma'am. I can meet you whenever you say, wherever is your address. I can come and meet you personally. Yeah. So you can take my number from you can take my number from Chawla ji, and we can connect online. Oh my God, you are in Hyderabad. See, Dr. Anjali is in Hyderabad. और जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, आप लिंक देख सकते हैं। ये फेसबुक पर भी डॉक्टर के अग्रवाल के फेसबुक पर पोस्ट किया जाएगा, यूट्यूब में भी रहेगा। और जो आप लोगों को याद होगा कि जो फर्स्ट स्लाइड डॉक्टर अंजलि ने दिखाई थी, उसमें इन्होंने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग वाज देयर। दिस होल सेशन इज लाइव एंड बीइंग रिकॉर्डेड, और ये लिंक आपको भेज देंगे। जो लोग डॉक्टर अंजलि से बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की परेशानी हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सबके पास है। और डॉक्टर अनेजा ने बहुत अच्छा बताया कि जो फिजियोथेरेपी है उसका फील्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसकी रिकॉग्निशन बहुत कम है। पीपल डोंट रिकॉग्नाइज और इसकी नीड को फील नहीं करते हैं। विद द रिजल्ट सिर्फ दवाओं पर ही प्रेशर रहता है, और फिजियोथेरेपी जिसकी बहुत जरूरत रहती है, चाहे कोई सर्जरी हो, चाहे कोई फ्रैक्चर हो, चाहे कोई वैसे परेशानी हो, फिजियोथेरेपी के बिना फुल रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। कुछ लोग योगा की ओर जाते हैं, कुछ लोग और एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से लेना, सीखना, करना जरूरी है। अगर आप अपने आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी कुछ बिना किसी के एक ट्रेंड गुरु के करेंगे तो उसमें रिस्क रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। आइए आज का सेशन समापन की ओर ले चलते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर कालरा नहीं रहे, तो उम्मीद है कि अगले सप्ताह वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी भेंट होगी, मुलाकात होगी, कोविड के बारे में भी जानकारी होगी। एक बार सभी देखने सुनने वालों को, अपने मिलने वालों को होली की शुभकामनाओं के साथ, स्पेशली इकबाल भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सिंध पाकिस्तान से, जहां पर एक सिकंदराबाद से डॉक्टर अंजलि हैं,
दूसरे सिकंदराबाद से इकबाल भट्टी जी हैं। सलाम अलैकुम। थैंक यू इकबाल साहब, थैंक यू। आपको एडवांस में होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो ठीक है, अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक शायद मालूम पड़ जाएगा कि अपने प्रधानमंत्री इमरान साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब तक उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सभी को होली की शुभकामनाओं के साथ आइए, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। मोस्ट लाइकली हमारे साथ डॉक्टर मनीष ज्वाइन करेंगे, सेशन रहेगा। तो डू ज्वाइन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम और सेम चैनल। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी होली जी। हैप्पी होली टू ऑल, और ईश्वर ने हैप्पी चाहा होली तो चावला फिर जी। मिलेंगे। थैंक यू अंजलि, आपको भी हैप्पी हैप्पी